नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार न्यूज नेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बात होगी असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते सांसद हैं और पार्टी के सर्वेसर्वा भी हैं। लेकिन अब एक उनका बयान जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान ये कि उन्होंने जो है अब इंडिया अलायंस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम लोगों का गठबंधन है उनको अब जो है घास डालनी शुरू कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा, हमारे साथ है विशाल। बिल्कुल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव क्या खत्म हुए, उसके बाद कांग्रेस खुद अब सत्ते में आ गई, जो कि पहले एक बार अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट के रूप में थी और इसी का फायदा अब उठाने वाले हैं ओवैसी। कहां उठाएंगे? महाराष्ट्र के चुनावों में। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर। देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं 2024 से अगर हम शुरू करें और उसके भी अगर हम पहले जाएं तो 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के देखें तो महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक और सांसद को जीत दिलाई थी। यानी कि पार्टी के कुल 2 सांसद थे 2019 में जो चुनकर आए, ओवैसी और उसके साथ एक महाराष्ट्र से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तब भी पार्टी के 2 विधायक चुन के आए। लेकिन उस वक्त के बाद अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, जो पार्टी का ओवैसी के अलावा इकलौता सांसद थे औरंगाबाद से, तो वो अपनी सीट हार गए। अब ऐसे में ओवैसी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा सांसद की एक सीट जो उनकी पार्टी की थी वो कम हो गई है, तो ऐसा ही हश्र कुछ विधानसभा चुनाव में भी ना हो जाए। क्योंकि जो एक ट्रेंड अभी लगातार राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक तौर पर हम देखते हैं उसमें ये हो गया है कि या तो जनता एक पार्टी को वोट कर रही है या फिर उसके अपोजिशन में दूसरे को, कोई तीसरे का बहुत ज्यादा गैप बचता नहीं है। यानी कि आप हरियाणा चुनाव में भी देख लीजिए जेजेपी का क्या हाल हो गया है और आईएनएलडी का क्या हाल हुआ है। उन तमाम पार्टी यानी कि जेजेपी जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहे वो तो लगभग चुनाव हार गए अपना और जमानत तक जब्त हो गई उनकी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वैसे अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना जो लगातार इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों से अलग रहते हुए अपने चुनाव लड़ते थे, बहरहाल वो सीटें निकालते भी थे, लेकिन अब उनका सोचना ये है कि अब जो है इंडिया अलायंस के तरफ चला जाए और कुछ ज्यादा सीटें पाकर कहीं ना कहीं अब सरकार में हिस्सेदारी ली जाए या तो विपक्ष में हिस्सेदारी ली जाए। लेकिन सवाल तो ये कि महाराष्ट्र में अगर ओवैसी की एंट्री होती है, उसके बाद अगर वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में वो कितना सफल हो पाएंगे? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया के सहयोगी दलों में अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व को तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, हालांकि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर ही चुनाव जीतती आई है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस केस में ओवैसी क्या करेंगे? क्या वो मुस्लिम बहुल सीटों को प्रभावित करेंगे या फिर शरद पवार उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो जाएंगे? उद्धव गुट या शरद गुट अगर दोनों तैयार हो भी गए तो क्या कांग्रेस, जिसको ओवैसी लगातार पानी पी पी कर कोसते रहे हैं और फिर से एक बार हरियाणा चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए, तो क्या कांग्रेस उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी? और अगर एक बार के लिए ये लोग एक मंच पर दिख भी जाते हैं तो क्या एनडीए को ये लोग टक्कर दे पाएंगे या नहीं? क्योंकि एनडीए के पास अब असली शिवसेना और असली एनसीपी है और बीजेपी खुद चाहती है कि इस महाराष्ट्र में भी दोबारा से बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार बने और उद्धव गुट या शरद गुट और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में ना बन सके। देखिए, 2019 के अगर हम समीकरण देखें उसके बाद जो 24 तक की पूरी जर्नी है, इसमें अब लगता है कि गंगा में कई सारा पानी बह गया है। जिस तरीके से जो हिंदुत्व की पार्टी की अभी विशाल ने बात कही तो उसमें हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर शिवसेना को देखा जाता था, लेकिन अब क्या है कि वहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 पार्ट हो गए हैं। दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व को क्लेम करती हैं, लेकिन हिंदुत्व जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके साथ जो उनके अलाइज हैं वो काफी ज्यादा सेकुलर अपने आप को दिखाते हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो। अब बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है, जो कि इंडिया अलायंस का जो वहां पर स्थानीय तौर पर नाम है महाविकास अघाड़ी, जिसमें शिवसेना है शरद पवार की, उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अब देखिए, बड़ी चीज इसमें यह भी है कि अगर ओवैसी सीट मांग रहे हैं तो ओवैसी के साथ साथ बड़ी बात यह भी निकल कर आएगी कि वहां पर समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस का जो पार्ट है वो सीट मांगेगी।
अब दिक्कत यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलती हरियाणा में की, हरियाणा में तो दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कह दिया कि जनाधार नहीं है समाजवादी पार्टी का हरियाणा में। लेकिन समाजवादी पार्टी की फिलहाल अगर 2019 में देखें तो 2 विधायक समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में चुनकर आए थे, उसमें अबू आजम काजमी भी का भी नाम शामिल है। तो वहां पर ऐसे में अब वो तर्क नहीं दिया जा सकता कि समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में एक भी जनाधार नहीं है, उनके 2 मौजूदा विधायक हैं। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और ओवैसी एक साथ आना बड़ी बात होगी। क्या ओवैसी समाजवादी पार्टी के साथ भी आएंगे? क्योंकि अगर ओवैसी को आना होगा तो उससे पहले समाजवादी पार्टी की भी इंडिया अलायंस में एंट्री होगी। तो ऐसे में दोनों समाजवादी पार्टी, ओवैसी शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, तो इतने सारे जब लोग इकट्ठा होंगे तो उस स्थिति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है और कुछ ही दिनों में बस ऐलान होने का वाला है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी और ओवैसी की AIMIM पार्टी अगर उनके साथ हाथ मिलाती है तो इससे कांग्रेस मजबूत होगी या मजबूर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र चुनावों की अगर हम बात करें तो 2024 में जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें या फिर उद्धव गुट की बात करें या शरद गुट की बात करें, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। एनडीए को कड़ा मुकाबला दिया, एनडीए की सीटें घटी। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इनकी सीटें लोकसभा चुनाव में लोकसभा सांसद वहां से ज्यादा चुनकर आए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी क्या लोकसभा चुनाव की तरह रहेंगे? क्योंकि हम इस पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के पास 5 सांसद आए थे हरियाणा से 10 में से, लेकिन चुनावों में उनकी हार हो गई। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने बढ़त तो हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव कैसे जीत पाएगी इंडिया अलायंस, ये एक बड़ा सवाल है। उससे पहले अब ये राजनीतिक समीकरण भी समझना बहुत जरूरी है कि जब 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिवसेना सिर्फ एक अकेली पार्टी थी, उसके बाद एनसीपी एक अकेली पार्टी थी, इसमें 2 फाड़ नहीं थे। लेकिन जब बीते अगर हम 1 से 1.5 साल पहले की बात करें, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ उसने न सिर्फ जनता को बल्कि राजनीतिक गलियारों को भी हिलाकर रख दिया। हालांकि अब जनता को समझना होगा कि आखिरकार उनका जो वोट बैंक है वो किसको दे, कौन उस वोट का हकदार होगा जिसको सीट पर बैठाएं और फिर सरकार उस गठबंधन की लाकर के खड़ी करे महाराष्ट्र में। देखिए, इतना तो साफ है कि अगर विपक्ष के वोटों में बिखराव होगा तो कहीं ना कहीं फायदा जो है एनडीए यानी कि महायुति, जो कि महाराष्ट्र में एनडीए का एक नाम है, जैसे महाविकास आघाड़ी है तो महायुति है, तो वहां पर महायुति को सीधा सीधा फायदा होगा। और महायुति अब जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब फिर से महायुति फिर से और स्ट्रांग हुआ है। लेकिन समस्या वही है कि 2024 के अभी हालिया लोकसभा चुनाव में जो हार का मुंह जो है महायुति को महाराष्ट्र में देखना पड़ा, तो वहां पर मतलब आप ये समझिए कि अजीत पवार की पत्नी जो है वो हार जाती है, वहां पर शरद पवार से ही सुप्रिया सुले जीत जाती हैं और तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महाराष्ट्र उतना आसान नहीं। लेकिन अगर विपक्ष अपनी ताकत को कितना कॉम्पैक्ट रखता है, कितनी विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने आप को एकजुट रखती हैं, क्या बागियों से निपट पाती हैं, क्योंकि बड़ा फैक्टर हरियाणा में बागी भी थे जिनके सहारे कांग्रेस की जो है नैया वो पार होते होते बीच में मझधार में अटक गई। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि क्या साथ लेंगे। और जो बात हमने शुरू की ओवैसी को लेकर कहा यह जाता है ओवैसी लगातार हमला करते थे और विपक्ष की पार्टियां भी ओवैसी पर हमला करती कि भाई ये तो बी टीम है। तो वही बात ओवैसी अब खुद कह रहे हैं कि भाई हमको आप बी टीम कहते थे, हरियाणा में तो हम नहीं थे, हरियाणा में फिर आप कैसे हार गए? आप तो इतने कॉन्फिडेंस में थे कि भाई आपको लग रहा था कि आपकी सरकार आ रही है, लेकिन आप वहां पर चुनाव हार गए। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि क्या ओवैसी उस गठबंधन में शामिल होंगे, तो ओवैसी के साथ और तमाम पार्टियां कितनी कौन सी होंगी जो कि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की मांग कर सकती हैं? क्या आरजेडी जो कि बिहार में तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी है, क्या वो भी मांग कर सकती है? क्योंकि कई सारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो महाराष्ट्र में रहते हैं, लंबे समय से रहते आए हैं। तो उसी तरीके से जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना एक वहां पर गढ़ बनाया है, कुछ सीटों पर अपना उनका अच्छा खासा मजबूती है, तो वहां पर आरजेडी भी अपना दावा कर सकती है। तो ऐसे में कितने लोगों को साथ ले सकते हैं? क्या सिर्फ प्रदर्शन के लिए या फिर सहयोग के तौर पर आरजेडी आ जाएगी और दूसरे लोगों को महाविकास आघाड़ी उसको समर्थन मिल जाएगा? बड़ी बात यही है। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें आखिर में अब जस्ट कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का, तो उसमें क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है, कब तक सभी पार्टियां बैठ के एक
टेबल पर आकर सब कुछ तय करती हैं। बाकी आपसे आज हम जानना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। आपके कमेंट्स हम अपने जो अगले जो शो होंगे उनमें हम बताएंगे कि हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, और खास तौर पर आप जो हमें राय देंगे, आप जो बात कहेंगे, वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि जनता आखिर क्या सोचती है इन चुनाव के बारे में, खास तौर पर ओवैसी के बारे में। तो आपके लिए सवाल यही है कि क्या आपको लगता है ओवैसी इंडिया अलायंस में आएंगे, और इंडिया अलायंस को क्या इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। आप अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको कैसा लगा ये शो, कैसी लगी ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विशाल हमारे साथ थे, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा, शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।